हेलो गाइस, मैं सुनील पाली इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था डीसी जनित्र, और डीसी जनित्र को अपन कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो तक। और इस वीडियो में अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीसी मोटर। और इस वीडियो में अपन डीसी मोटर के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखना और वीडियो शेयर जरूर किया करें। ये वीडियो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में आए हुए हैं वही हैं सारे, और ये बार बार पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ खाली स्थान पर डिपेंड करता है मशीन की गति पर, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर, आर्मेचर चालक की संख्या पर, ये सभी। देखिए, बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या होता है, फाई जेड एन पी डिवाइड बाई 60 ए। यानी बैक ईएमएफ फ्लक्स की क्या होता है, समानुपाती। चालकों की संख्या के भी क्या होता है, समानुपाती। एन के भी, यानी एन बोले तो गति के भी क्या होता है, समानुपाती। और पोलों के भी क्या होता है, समानुपाती। यानी गति पे डिपेंड करता है, ये रही गति। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य यानी फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है। चालकों की संख्या पे भी क्या करता है, डिपेंड। इसका उत्तर क्या रहेगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी मोटर में अनुमानित बर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप खाली स्थान के क्रम में होती है। यानी मेरे पास पहले बात बता दें तो डीसी मोटर की बात नहीं, ये डीसी जनरेटर की भी बात सेम ही होती है। यानी जो ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप होती है वो लगभग अंदाजन कितनी होनी चाहिए, 2 वोल्टेज के आसपास। यानी एक ब्रश की एक वोल्टेज, ब्रश मेरे पास जो ब्रश होती है वो कितनी होती है, 2। तो एक वोल्टेज कितनी होगी मेरे पास, 2 वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध खाली स्थान हो सकता है। तो डीसी मोटर जो आर्मेचर का प्रतिरोध रहता है, डीसी मोटर मान लीजिए या डीसी जनरेटर, तो उनका आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए। तो उत्तर क्या रहेगा इसका, लेस देन 1 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्च शुरुआती टॉर्क देती है। यानी इनमें से कौन सी मोटर जो शुरुआत के अंदर ज्यादा टॉर्क देती है। तो मेरे पास एक ही मोटर ऐसी होती है जिसका शुरुआती टॉर्क टी समानुपाती आई स्क्वायर के समानुपाती में होता है। वो मोटर होती है मेरे पास सीरीज मोटर। उत्तर क्या रहेगा, सीरीज मोटर। शंट के अंदर किसके अंदर रहता है, टी समानुपाती फाई के, यानी फाई बोले तो आई एस एच के। और उसके बाद में क्या हो जाता है, टी समानुपाती आई ए। तो सीरीज मोटर ही ऐसी मोटर होती है जिसके अंदर टॉर्क किसके समानुपाती होता है, आई स्क्वायर के समानुपाती में होता है। उत्तर क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक डीसी मोटर के लिए आवश्यक होता है। आर्मेचर, दिक् परिवर्तक, स्लिप रिंग, कुंडली का प्रकार। तो कुंडली के प्रकार से मैं डीसी मोटर को पता नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट चीज कौन होती है, कम्यूटेटर। अगर कम्यूटेटर हुआ तो मेरे पास होगी डीसी मोटर। अगर स्लिप रिंग हुई तो मेरे पास कौन सी मोटर होगी, एसी मोटर। या मेरे पास कोई रोटर हुआ तो भी कौन सी मोटर होगी, एसी मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी सीरीज मोटर हमेशा स्थिर गति पे चलती है, नहीं चलती। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में उसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, इसके समानुपात में होता है। तो कभी भी स्थिर गति से नहीं चल सकती। तो ये तो क्या इसका गलत है, हमेशा भार पर शुरू किया जाना चाहिए। सही बात है, डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ क्या करना चाहिए, स्टार्ट। क्योंकि शुरुआत के अंदर जो करंट बहती है वो ज्यादा बहती है, और जो आर्मेचर के पास जाने वाली करंट ज्यादा रहेगी। इसकी वजह से वहां पे मोटर की गति क्या हो सकती है, भयानक रूप से बढ़ सकती है। इसीलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ स्टार्ट किया जाना चाहिए। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डीसी मोटर को स्विच करने पर इसकी विपरीत दिशा में घूमता पाया जाता है, जिसके लिए मोटर को डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन का मतलब है कि मेरे पास कौन सी मोटर ऐसी है जिसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो विपरीत दिशा में भी घूमता है। तो मेरे पास सीरीज के अंदर तो क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है, और शंट के अंदर भी क्या होती है, एक ही वाइंडिंग। पर मेरे पास जो कम्युलेटिव मोटरें होती हैं उनके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो
दो प्रकार की होती है। कंपाउंड मोटर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कम्युलेटिव के अंदर ये वाला फ्लक्स इसके साथ जुड़ने वाला होता है, यानी कि फाई एस एच प्लस फाई एस ई। पर जो डिफरेंशियल मोटर जो मेरे पास होती है उसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है मेरे पास? फाई एस एच माइनस फाई एस ई। यानी इस मोटर के अंदर सीरीज वाइंडिंग इस प्रकार अपन लगाते हैं कि इसका जो फ्लक्स है वो विपरीत दिशा में रहे। तो इसने बोला क्या विपरीत दिशा में होना चाहिए, तो मोटर कौन सी होगी? डिफरेंशियल मोटर, यानी अवकल संयुक्त मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? डीसी मोटर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। डीसी मोटरों में स्टार्टर क्यों लगाते हैं अपन? क्योंकि शुरुआत के अंदर जो बेक ईएमएफ रहता है वो क्या रहता है? जीरो। वो बेक ईएमएफ जीरो रहेगा तो आई ए का मान क्या रहेगा? ज्यादा, क्योंकि आर्मेचर जो प्रतिरोध होता है आर ए वो क्या रहता है? न्यूनतम। तो करंट का मान क्या रहेगा? ज्यादा। तो मोटर जल सकती है, यानी शुरुआत की जो करंट होती है उसको मुझे क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसीलिए मैं क्या लगाता हूँ वहां पे? स्टार्टर। बढ़ाना नहीं होता, सिर्फ घटाना होता है। शुरुआत के अंदर करंट को घटा दूंगा जिससे आर्मेचर क्या नहीं होगा? खराब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग डीसी मोटर में स्ट्रे हानि को मापने के लिए किया जाता है? क्षेत्र परीक्षण के अंदर अपन फील्ड बोले तो फाई या आई, यानी फील्ड के अंदर जाने वाला फ्लक्स या फील्ड करंट के बारे में अपन ज्ञात करते हैं क्षेत्र परीक्षण के अंदर। जो ब्रेक परीक्षण होता है इसके अंदर अपन मोटर के टॉर्क के बारे में पता करते हैं, मोटर कितना टॉर्क उठा सकती है या उसकी ताम्रानियां। और शून्यबंद परीक्षण नो लोड पे होता है, इसके अंदर अपन लो हानियां ज्ञात करते हैं। पर स्ट्रे हानियां सारी लो हानियां नहीं होती, उसके अंदर वायु घर्षण हानियां भी आती हैं। तो वो परीक्षण होता है मेरे पास रनिंग डाउन परीक्षण। कौन सा परीक्षण होता है? रनिंग डाउन परीक्षण। इसके अंदर मैं स्ट्रे हानियां ज्ञात कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक डीसी शंट मोटर के लिए आपूर्ति टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई डीसी मोटर, इसके तार आ रहे हैं इधर से प्लस इधर से माइनस। यहाँ पे मैं प्लस दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ? माइनस। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस दे दूं, यहाँ पे क्या दे दूं? प्लस। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरफ घूम रही थी उसी तरफ घूमती रहेगी, यानी यह विपरीत दिशा में नहीं चलेगी, रुकेगी नहीं, जलेगी भी नहीं और डीसी जनरेटर की भांति काम भी नहीं करेगी। यानी ये विपरीत दिशा में नहीं चलेगी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। उत्तर क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मोटरों में से किसे अपकेंद्रीय पंप के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? मेरे पास चार प्रकार की मोटर है, ठीक है। इन मोटरों का अपकेंद्रीय पंप के लिए यूज मैं कर सकता हूं, पर सीरीज मोटर का अपकेंद्रीय पंप के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी गति क्या होती है? ज्यादा होती है। नो लोड पर गति क्या होती है? ज्यादा। इसीलिए इस मोटर का उपयोग अपकेंद्रीय पंप के लिए नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी सीरीज मोटर की गति भारित करने पर, यानी मेरे पास कोई भी मोटर है, कोई भी मोटर, उसके अंदर अगर मैं लोड बढ़ाता हूं तो गति का मान कम होता है, केवल एक मोटर को छोड़कर। वो होती है मेरे पास डिफरेंशियल मोटर, ठीक है। इसके अंदर बढ़ता है मान। तो मेरे पास जो सीरीज मोटर है उसके ऊपर लोड लगाऊंगा तो मोटर गति क्या होगी? घट जाएगी, यानी मोटर गति भार या लोड लगाने पर गति का मान घटेगा। उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सीरीज मोटर व्यापक रूप से बदलती गति होती है, लगभग सभी भार पर स्थिर गति होती है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। उच्च भार पर कम गति और कम भार पर उच्च गति। अगला ऑप्शन क्या है? उच्च भार पर उच्च गति और कम भार पर कम गति। यानी सीरीज मोटर के अंदर अगर लोड का मान कम रखता हूं तो गति का मान क्या रहेगा? एन का मान ज्यादा। अगर लोड का मान ज्यादा रख दिया तो गति का मान क्या रहेगा? कम। अगर मैंने लोड को क्या कर दिया? जीरो, तो गति का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यानी उच्च भार पर कम गति होती है और कम भार पर क्या होती है? उच्च गति। उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? डीसी मोटर के लिए हॉपकिंसन परीक्षण में मोटर की गति को अलग से नियंत्रित किया जाता है। दो मोटरों को जनरेटर के रूप में चलाया जाता है, दो मशीनों को यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है, दोनों मोटर अपनी संबंधित गति से चलती हैं। पहले हॉपकिंसन का मतलब बता देता हूँ।
ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर बात करूं तो इसको कहते हैं ब्रेक टेस्ट। क्या कहते हैं? ब्रेक टेस्ट। तो वहां पे दो ट्रांसफॉर्मर एक जैसे लेने पड़ेंगे। और मोटरों में अगर बात करूं तो वहां पे दो मोटरें एक जैसी लेनी पड़ेगी। तो दो मोटरें होती हैं, दो मशीनें होती हैं, उनको यांत्रिक रूप से क्या कर देते हैं अपन, जोड़ देते हैं। उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भार सामान्य रूप से रेटेड टॉर्क पे शुरू हो जाता है? यानी मेरे पास इनमें से कौन सा ऐसा लोड है जो सामान्य रूप से रेटेड टॉर्क पे ही स्टार्ट होता है? तो उत्तर क्या रहेगा इसका? कन्वेयर और प्रिंटिंग प्रेस। क्रेन के अंदर भार कभी लगता है, कभी नहीं लगता। भाई एक बार मान लीजिए क्रेन कोई सामान उठा रही है, इसने भार उठाया, उस टाइम तो टॉर्क ज्यादा लगा, उसके बाद टॉर्क का मान क्या हो गया? कम। तो रेटेड टॉर्क नहीं मिला अपनी शुरुआत के अंदर। अब केंद्रीय पंप होते हैं शुरुआत के अंदर बिना लोड के चलते हैं, उसके बाद में लोड उनको दिया जाता है ताकि उनके ऊपर क्या हो जाए, जो शुरुआत में वो धीरे धीरे टॉर्क का मान बढ़ा लें। औद्योगिक ब्लोअर के अंदर भी ऐसा सेम ही होता है। पर कन्वेयर और प्रिंटिंग प्रेस होती है, उनके ऊपर हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होता है? रेटेड टॉर्क पे चलनी चाहिए ताकि काम करते हुए रहें। टॉर्क का मान कम और ज्यादा बार बार नहीं होना चाहिए। उत्तर क्या आएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत ब्रेकिंग का सबसे आर्थिक तरीका क्या होता है? यानी विद्युत ब्रेकिंग बोलते हैं अपने पास जो डीसी मोटरें होती है उनको रोकना। रोकने क्या बोलते हैं? ब्रेक लगाना। अब रोकने के लिए मेरे पास तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। या मैं सीधा लोड बढ़ा दूं, उसके बाद बहुत सारा लोड बढ़ा दूं उसके ऊपर, ऐसे रोक सकता हूं। पर वहां पे मेरे पास लॉस ज्यादा हो जाती है, इसीलिए मोटर इस प्रकार को कि उस पर लॉस क्या हो कम से कम। तो इनमें सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? पुनर्योजी ब्रेकिंग यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, जो मोटर चल रही थी मुझे रोकना है उसको, उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है? बैक ईएमएफ। उस बैक ईएमएफ को वापस कहां पे दे देते हैं? आर्मेचर के अंदर। वो उसको अपन क्या बोलते हैं? पुनर्योजी ब्रेकिंग। इसके अंदर ऊर्जा की क्या होती है? बचत होती है अपने पास। इसीलिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग। एक है यहाँ पे प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब होता है जो मैं आर्मेचर प्लस दे रहा था और जो इस तार पे माइनस दे रहा था, इनको मैं उल्टा कर दूं, ये होती है प्लगिंग। इसके अंदर मोटर पहले एक बार मान लीजिए इधर घूम रही थी मोटर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही बना रही थी, मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगी तो मोटर पहले रुकेगी, उसके बाद दूसरी दिशा में घूमेगी। ये होती है प्लगिंग। इसके अंदर ऊर्जा की मेरे पास क्या होती है? खपत ज्यादा होती है। पुनर्योजी के अंदर ऊर्जा की बचत अपने पास हो जाती है। तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि में डीसी मोटर होती है। यानी मेरे पास जो वार्ड लियोनार्ड विधि होती है उसके अंदर कौन सी मोटर का ज्यादा यूज करते हैं? अपन शंट का करते हैं, क्योंकि वार्ड लियोनार्ड विधि के अंदर अपन सीरीज मोटर को नहीं लगा सकते। पर सीरीज मोटर के अंदर तो सीरीज वाइंडिंग होती है तो उसको तो यूज नहीं कर सकते। अगर मेरे पास संयुक्त मोटर होती है, कौन सी मोटर? कंपाउंड मोटर, इसके अंदर भी सीरीज होती है, ये भी नहीं लगा सकते। तो उत्तर क्या आएगा? शंट मोटर। अगर शंट ऑप्शन में नहीं हो तो उत्तर क्या आएगा इसका? संयुक्त मोटर। क्योंकि संयुक्त मोटर का भी अपन गति कंट्रोल कर सकते हैं इससे, पर सबसे ज्यादा करते किसका है? शंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर की निम्न गति नियंत्रण विधियों में से किस सहायक मोटर की आवश्यकता होती है? यानी मेरे पास निम्न का मतलब यहाँ पे न्यूनतम नहीं है, यहाँ पे मुझे स्पीड कंट्रोल करना है। तो ऐसी कौन सी विधि है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर सकती है, न्यूनतम भी कर सकती है? ठीक है, तो एक ही विधि है मेरे पास, वो है मेरे पास वार्ड लियोनार्ड विधि। कौन सी विधि? वार्ड लियोनार्ड विधि। ये विधि इस प्रकार की होती है कि इसके अंदर मैं मोटर को गति कंट्रोल भी कर सकता हूँ, उल्टी भी घुमा सकता हूँ, उल्टी दिशा में भी गति कंट्रोल कर सकता हूँ, वो फॉरवर्ड दिशा में भी गति कंट्रोल कर सकता हूँ और उसको जीरो भी कर सकता हूँ। यानी माइनस के अंदर गति कंट्रोल, प्लस के अंदर गति कंट्रोल और जीरो भी, तीनों प्रकार से गति कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी रहेगी? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक शंट मोटर की आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाई जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी कमी आएगी? देखिए, मान लीजिए मैं आपूर्ति वोल्टेज क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। अगर आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे आई ए आर ए होती है, बराबर क्या होता है? ईबी। तो मोटर के अंदर बहने वाली करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ेगी। अब करंट बढ़ेगी तो वहां पर क्या होगा? मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगी। और जब लोड बढ़ाऊंगा तो वहां पे टोटल जो करंट बढ़नी चाहिए वो उस प्रकार से बढ़ नहीं पाएगी। और क्या हो जाएगा? मेरे पास
फुल लोड धारा घट जाएगी। फुल लोड धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि मेरे पास वोल्टेज बढ़ाने से मोटर के अंदर ड्रॉपेज बढ़ जाएंगी ज्यादा। क्या बढ़ेंगे, ड्रॉपेज। ड्रॉपेज बढ़ने की वजह से वहां पे जो मेरे पास करंट लोड के हिसाब से बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पाएगी, वो फुल लोड करंट का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के ब्लॉक आरेख में प्रेरित आर्मेचर ईएमएफ खाली स्थान के रूप में प्रकट होता है। यानी मेरे पास जो पृथक जनित्र होता है उसके अंदर डायग्राम में बनाता हूं, कोई भी डायग्राम भाई ब्लॉक आरेख बनाते हैं उनके अपन, भाई किस प्रकार ईएमएफ पैदा हो रहा है, किस प्रकार घट रहा है, सब क्या बनाते हैं अपन, ब्लॉक आरेख। तो उनके अंदर जो ब्लॉक आरेख के अंदर आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा होता है वो हमेशा उल्टा जाता है, यानी उसको बोलते हैं बेक ईएमएफ। क्या बोलते हैं, बेक ईएमएफ। जिसके कारण पैदा हुआ है उसका विरोध करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बेक ईएमएफ। मैं दे तो सप्लाई रहा हूं उसको, वो सप्लाई की क्या बन रहा है, उल्टा ईएमएफ पैदा हो रहा है उसके अंदर। ये विरोधी विद्युत वाहक बल होता है। उल्टे को अपन क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक वहां पे ब्लॉक आरेख के रूप में प्रकट होगा कौन, आर्मेचर ईएमएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग कम से कम किया जाता है। तो मेरे पास एक मोटर ऐसी होती है जिसका उपयोग अपन नए के बराबर करते हैं, उसका नाम है डिफरेंशियल मोटर। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। अब करते क्यों है कम, कि लोड बढ़ाऊंगा इसके ऊपर फाई एस एच माइनस फाई एस होता है। लोड बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स का मान, टोटल फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। और टोटल फ्लक्स घटेगा तो क्या ये मोटर क्या हो जाती है, जल्दी से ओवरलोड, और ये मोटर उल्टी भी घूम सकती है, इसीलिए इस मोटर का उपयोग अपन नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी 1000 आरपीएम वाली डीसी मोटर की पूर्ण भार गति पर 10% रेगुलेशन है, निर्भार पर उसकी गति क्या होगी। यानी लोड बढ़ाने के बाद में गति कितनी घट जाती है, 10%। अगर वो फुल नो लोड पे चलती तो 10% गति क्या होती है उसकी, लगभग ज्यादा होती। तो कितना होगा इसका, 1000 है तो 10% कितना आएगा इसका, 100। तो कितना हो जाएगा, लगभग 1100 आरपीएम के आसपास। उत्तर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीसी शंट मोटर की आर्मेचर धारा खाली स्थान के बराबर होती है। मेरे पास ये क्या है, शंट मोटर। ठीक है, और यहां से जो करंट जाएगी वो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, यानी यहां से जाने वाले करंट को मैं क्या मान लेता हूं, आर्मेचर धारा पूछिए तो आई एल मान लेता हूं, या मोटर धारा मान लेता हूं, आई एम मान लेता हूं। ठीक है, और यहां पर जो करंट जाएगी वो क्या होगी, आई एस एच। आर्मेचर की तरफ करंट जाएगी उसको नाम क्या दे दिया मैंने, आई। यानी आई एम जो टोटल करंट थी वो आर्मेचर के अंदर भी गई थी प्लस आई एस एच के अंदर भी गई थी। मुझे चाहिए क्या, आर्मेचर करंट। तो आई एस एच मैं किधर ले आऊं, इधर। इधर प्लस के अंदर है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो आई ए के बराबर क्या हो जाएगा, मोटर की धारा माइनस शंट की धारा। मोटर धारा और क्षेत्र धारा का अंतर। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जब डीसी मोटर रुका हुआ है तब बेक ईएमएफ का मान क्या होगा। अगर मोटर रुक गई है उस समय उसमें जो बेक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, 0। क्या देगा इसका, 0। अगला क्वेश्चन क्या है, जो नम गंदे वातावरण में प्रयुक्त मोटर के लिए आवरण का प्रकार किस प्रकार का होना चाहिए। मेरे पास कोई मोटर है वहां पे नमी भी है और गंदा वातावरण भी है, तो उसे बचाना पड़ेगा मोटर, ताकि मोटर के अंदर नमी नहीं जाए और गंदगी भी नहीं जाए। इसलिए मोटर क्या रखना पड़ेगा, पूरा बंद रखना पड़ेगा। अब पूरा बंद रखूं मोटर गर्म होकर क्या हो जाएगी, खराब। इसलिए मोटर के अंदर क्या लगा देता हूं मैं, फैन। यानी पूरी तरह से पंखा शीतलित मोटर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि डीसी शंट मोटर का क्षेत्र शून्य के लगभग आता है तो मोटर गति क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, क्योंकि फाई घटेगा तो गति का मान बढ़ेगा। और क्षेत्र के अंदर जो फ्लक्स था वो क्या हो गया, 0। फ्लक्स 0 तो गति अनंत। गति क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। मोटर की गति अनंत की ओर बढ़ेगी। उत्तर क्या आएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, शंट मोटर के डीसी उत्तेजना में परिवर्तन करने से खाली स्थान परिवर्तित होती है। मैं किस में परिवर्तन कर रहा हूं, उत्तेजना बोले तो फील्ड को जो सप्लाई दे रहा हूं उसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूं, तो उस मोटर की गति परिवर्तन होगी, मोटर घूमने की दिशा, मोटर पर लगाया गया वोल्टेज। तो केवल और केवल मोटर की गति ही क्या होगी, चेंज। मोटर घूमने की दिशा चेंज नहीं हो सकती ऐसे।
मोटर की घूमने दिशा चेंज करनी है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, या तो फील्ड के टर्मिनल चेंज कर दो या आर्मेचर के क्या कर दो टर्मिनल चेंज, इन दोनों में से एक ही करना पड़ेगा, तभी क्या होगी अपने पास गति चेंज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी मोटर में गति खालिस्तान होती है, स्थिर होती है, नहीं होती, चेंज भी होती है। वेग की एमएफ सीधे समानुपाती, यानी फॉर्मूला में अभी मैंने बताया था, ईबी बराबर क्या होता है 5 ZNP/60A, या फ्लक्स के समानुपाती होती है गति, सॉरी ईबी क्या होता है फ्लक्स से समानुपाती, गति भी क्या होती है फ्लक्स से समानुपाती, तो वेग की एमएफ के सीधे समानुपाती होती है कौन, गति होती है। क्षेत्रफल अनुपातिक नहीं होती, विलोमानुपात होती है, एन के विलोमानुपात होती है कौन, गति, एन समानुपाती 1/5। वेग की एमएफ फ्लक्स के गुणनफल के विलोमानुपाती, तो फ्लक्स के वेग की एमएफ तो क्या होती है समानुपाती, और फ्लक्स की क्या होती है विलोमानुपाती, तो गुणनफल के समानुपाती नहीं होती, उत्तर क्या रहेगा इसका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट मोटर का एनवीसी कुंडली सीरीज में खालिस्तान की जुड़ी होती है, श्रृंखला है, किसकी सीरीज में जुड़ी होती है एनवीसी, तो वो जुड़ी होती है हमेशा शंट क्षेत्र की वाइंडिंग की सीरीज में हमेशा एनवीसी लगी होती है शंट मोटर के अंदर। कौन सी मोटर, शंट मोटर, ताकि मेरे पास जो फ्लक्स है उस शंट के अंदर वहां पे फ्लक्स नहीं जाए, तो वो एनवीसी का हो जाए ओपन हो जाए और मोटर का हो जाए रुक जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए मैंने कहां पे लगा दी, आर्मेचर सीरीज में लगा दी, यहाँ पे क्या लगा दी मैंने एनवीसी, जब मान लीजिए यहाँ पे क्या कोई शंट वाइंडिंग, इसके अंदर करंट नहीं जा रही, तो फ्लक्स का मान क्या हो गया शून्य, तो एनवीसी अभी तक ओपन नहीं हुई, एनवीसी ओपन नहीं होगी तो स्टार्टर बंद नहीं होगा। अगर फ्लक्स 0 हो गया तो गति का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मोटर रुकेगी नहीं, खराब हो जाएगी मोटर। इसीलिए फील्ड के सीरीज में क्या रखते हैं अपन, एनवीसी को रखते हैं, उत्तर क्या आएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटर और आर्मेचर के बीच में कम हवा अंतर होता है, क्यों। यानी कि मेरे पास जो आर्मेचर है और स्टेटर दोनों के बीच में अपन वायु अंतराल बहुत ही कम रखते हैं, उसका रीजन है मेरे पास मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करना, उत्तर क्या रहेगा इसका सी ऑप्शन। शोर कम करता है ये बात गलत है, उच्च वेंटिलेशन प्रदान करता है, वेंटिलेशन तो अपन उसके पंखा भी लगा सकते हैं, उच्च गति प्रचालन की सुविधा प्रदान करता है, ये भी गलत है। ठीक है, देखो अगर मेरे पास जो पोल है और यहाँ पे आर्मेचर उनके पास गति सॉरी गैप कम रहेगा, तो यहाँ पे जाने वाला फ्लक्स क्या रहेगा ज्यादा, तो मोटर अच्छे से काम करेगी, अच्छा टॉर्क प्रदान करेगी। इसीलिए अपन क्या रखते हैं, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करने के लिए अपन क्या रखते हैं, वायु अंतराल को बहुत ही कम रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे बदला जा सकता है, ऑप्शन देख लेते हैं। केवल क्षेत्र के टर्मिनलों को बदलकर, गलत बात है, क्षेत्र टर्मिनल बदलूंगा गति बदल जाएगी, केवल नहीं आएगा, आपूर्ति टर्मिनलों को बदलकर ये तो आएगा ही नहीं, आपूर्ति की टर्मिनल बदलने से मोटर गति कभी नहीं बदलती, केवल आर्मेचर टर्मिनलों को बदलने से केवल नहीं आएगा। अंतिम ऑप्शन क्या है इसका, या तो फील्ड या आर्मेचर, यानी या तो ये बदल दो या ये बदल दो, इन दोनों में से एक बदल दो, उत्तर क्या रहेगा इसका डी ऑप्शन। दोनों में से एक चीज बदलोगे तो क्या हो जाएगी मेरे पास, गति की दिशा परिवर्तित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी मोटर की आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ खालिस्तान होता है, आर्मेचर में जो पैदा होगा उसको अपन कहते हैं बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम रहता है, जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उससे हमेशा कम रहेगा, अगर ज्यादा हो गया तो मोटर तो उल्टी घूम जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई वोल्टेज से क्या रहेगा हमेशा कम, या आपूर्ति वोल्टेज से हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, शंट मोटर स्टार्टर प्रतिरोध खालिस्तान के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, शंट मोटर में जो स्टार्टर का प्रतिरोध होता है वो कहां पे जुड़ा होता है, किसी सीरीज में जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है आर्मेचर की सीरीज में। ठीक है, अब ऐसा करते क्यों है, ऐसा अपन इसलिए करते हैं कि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या रहता है, कम रहता है, उसके अंदर शुरुआत के अंदर बैक ईएमएफ होता नहीं है। अब शुरुआत के अंदर बैक ईएमएफ 0 होगा तो वहां पे बहने वाली करंट क्या रहेगी ज्यादा, अब करंट ज्यादा तो आर्मेचर जल के क्या हो सकता है खराब, इसीलिए मैं क्या करता हूँ आर्मेचर सीरीज में क्या जोड़ देता हूँ शुरुआत के अंदर प्रतिरोध, जैसे जैसे मोटर गति पकड़ती है वैसे वैसे मैं क्या करता हूँ प्रतिरोधों को कम करता जाऊंगा, उत्तर क्या रहेगा इसका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस मोटर का उपयोग
निरंतर गति के पंखों और लेथ मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। लेथ मशीन आ गई और निरंतर बोले स्थिर गति, तो अपने एक ही मोटर होती है, शंट मोटर। कौन सी मोटर? शंट मोटर। शंट मोटर का अपन उपयोग स्थिर गति और लेथ मशीन, अगर आपको याद नहीं रही तो औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ पे कोई भी मशीनरी काम आती है वहां पे शंट मोटर का ही उपयोग करते हैं। जहाँ पे शुरुआत में ज्यादा टॉर्क चाहिए वहां पे सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। ये भी सीरीज मोटर, ये भी सीरीज मोटर है, ठीक है। संचयी संयुक्त मोटर, इसका प्रयोग करते हैं परिवर्तनीय गति वाली जगह पर, और डिफरेंशियल करते नहीं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की शुरुआती धारा के द्वारा दी गई है, तो मोटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? देखिए मेरे पास ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। ये भाग इधर क्या है, प्लस में है, तो इधर ले जाऊं, फिर माइनस में इधर ले जाऊं, तो क्या हो गया? ईबी प्लस आई ए आर ए बराबर वी। ईबी यहाँ पे प्लस में, तो इधर ले जाऊं, तो आई ए के बराबर आई ए आर ए बराबर वी प्लस वी माइनस ईबी। मुझे पूछा कि आर्मेचर करंट, तो प्रतिरोध बचा यहाँ पे, प्रतिरोध प्रतिरोध मल्टीप्लाई के अंदर है, यहाँ पे किसी में आ जाएगा भाग के अंदर आर ए, यानी वी माइनस ईबी बटे आर ए। वी माइनस ईबी बटे आर ए उत्तर क्या रहेगा इसका? सी ऑप्शन। शुरुआत के अंदर जो मोटर करंट लेती है वो मेरे पास क्या रहेगी? वी माइनस ईबी बटे आर ए रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए डीसी मोटर की दक्षता क्या होनी चाहिए? यानी मेरे पास कोई डीसी मोटर मान लीजिए, उसकी दक्षता क्या होनी चाहिए? अधिकतम पावर ट्रांसफर करने के लिए, तो उसकी पावर ट्रांसफर 50% होनी चाहिए। अगर 50% दक्षता है मोटर की तो वहां पे अधिकतम पावर ट्रांसफर करेगी मोटर, ठीक है। कितनी? 50%। और जिनित्र भी लगभग कितनी होता है? 50% ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रेकिंग के दौरान टर्मिनल की ध्रुवता उल्टी दी जाती है? अभी मैंने बताया था, यानी पहले मैं यहाँ पे प्लस दे रहा था मोटर को, यहाँ पे माइनस। मैं चाहता हूँ मोटर को ब्रेक करूँ, रोकूं मोटर को, तो यहाँ पे माइनस कर दूं, यहाँ पे कर दूं प्लस, तो मोटर में मैग्नेटिक फील्ड उल्टा बनेगा, मोटर एक बार रुक जाएगी, उसमें मैं पहले क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो मैंने टर्मिनल को क्या कर दिया? उल्टा। तो ये इस विधि को क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं अपन प्लगिंग। क्या कहते हैं? प्लगिंग। और पुनः योजी के अंदर जो मोटर के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है यानी ईबी, उसी को मैं क्या कर देता हूँ? उल्टा दे देता हूँ वापिस, ठीक है। तो उत्तर क्या रहेगा इसका? ए ऑप्शन। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कुछ नई क्वेश्चनों के साथ अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।